हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है बेसिक जो केमिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, जो है केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में हमें किस किस चीज़ के बारे में हम लोगों का जो होता है स्टडी करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा हम लोग जो है नॉलेज ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रसायन जो है वो क्या है। यहाँ पे जो है आपका ये सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो रसायन है वो क्या है। रसायन जो होता है वो क्या होता है, रसायन जो होता है आपका वो क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जो रसायन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे है कि रसायन विज्ञान जो है रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, स्ट्रक्चर, गुणों, प्रॉपर्टीज और रासायनिक अपक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, ये जो है दो शब्दों के मेल से बना है, रस और आयन के मेल से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका जो रसों का या रस संधि आयन का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा जो रसों यानी द्रव्यों का अध्ययन। जो केमिस्ट्री है इसमें मुख्य रूप से हम द्रव्यों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री के जो फादर्स है वो कौन है, केमिस्ट्री के जो है जनक कौन है, तो यहाँ पे जो है आपका रसायन विज्ञान का जनक जो है एंटोनी लोविजियर को कहा जाता है। हर एक चीज़ का जो होता है, हर एक विषय का जो होता है आपका एक जनक होते हैं, उन्हें जो है इसी प्रकार आपका जो है केमिस्ट्री का जो जनक है एंटोनी लोविजियर को जो है केमिस्ट्री का जो है जनक कहा जाता है। और हम लोग जो है पीडीएफ नोट से जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीएफ नोट से हम लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर नहीं पता, पीडीएफ नोट से जो है स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीएफ नोट्स में जो है आपका उतना जो है बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा जितना कि आपके बुक से होगा। तो हम जो है आपको भारती भवन का जो बुक आता है उससे आपको हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा डीप में, और उसके बाद आपका जो पीडीएफ वाला जो नोट्स है उसको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो है आपको पीडीएफ नोट्स का भी जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पीडीएफ नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको आपको जो है यहाँ पे जो भारती भवन का बुक है उससे पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग भारती भवन बुक को जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में जो हम भारती भवन के जो बुक होता है उसका पीडीएफ बना चुके हैं, और आप लोग अपने पास जो है भारती भवन बुक रख लीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट अपने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान देकर, और जो भारती भवन बुक में है सेम वही उसमें है, क्योंकि भारती भवन बुक का ही उसमें पीडीएफ बनाया गया है। चलिए यहाँ पे जो है आपका ये जो है आपका यहाँ पे भारती भवन बुक आ गया, ये यही है आपका भारती भवन का बुक, यही है आपका भारती भवन का बुक। ये जो है आपका भारती भवन का बुक है, ये सेम जो है आपका भारती भवन ही बुक है। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पर इसमें जो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा इस बुक को पढ़ने से जो है पूरा जो होगा क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक समय कुछ न कुछ जो है परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना या दूध का फटना, आर्द्र वायु में लोहे के सामान को फूले छोड़ देने पर उस पर जंग का लगना। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, उसमें जो चैप्टर का नाम है रासायनिक परिवर्तन में जो है पढ़ना है आपको। जो परिवर्तन होता है केमिस्ट्री में वो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन जो होता है केमिस्ट्री में आपका दो ही होता है, परिवर्तन
जो होता है आपका दो ही होता है, परिवर्तन जो होता है आपका केवल दो ही होता है। वो कौन कौन होता है? तो वो जो होता है आपका एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन है वो आपका है रासायनिक परिवर्तन। ये जो है आपको सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। तो भौतिक परिवर्तन में जो है आपका होता है जब कोई पदार्थ एक रूप से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके गुण, रूप और उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो होता है रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वह जो होता है उसमें जितने भी उसकी अवस्थाएं होती है वो चेंज हो जाते हैं, उसके गुण भी चेंज होता है, उसका रंग भी चेंज होता है। तो जैसे कि मान लीजिए लोहे में जंग लगना क्या है आपका, एक आपका जो है वह है आपका भौतिक परिवर्तन है। यदि आपसे कहा जाए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो दूध से दही बनना आपका एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा तो हम दही से है जो है दूध नहीं बना सकते हैं। तो वह क्या हो गया, यानी एक रूप से जो है दूसरे रूप में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो वह पुनः अपना रूप में जो है नई अवस्था में जो है नहीं आ पाएगा। इसलिए कि जो है दूध से दही बनना जो है आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, और चावल से भात बनना एक क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। जब चावल से हम लोग भात बना देंगे तो भात से हम लोग चावल नहीं बना सकते हैं। तो जो चेंज होगा वो पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता है, तो वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। और जो पदार्थ चेंज होगा और पुनः वो अपने अवस्था में आ जाएगा तो वो जो होगा आपका वो भौतिक परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोयले का जलना, तो कोयला एक क्या है, एक क्लास 10 का भारत संसाधन उपयोग, तो उसमें पढ़ना है जो कोयला जो होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन होता है। और अनवीकरणीय संसाधन है तो कोयला जो है जल जाएगा तो दोबारा हम कोयला को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, केमिकल चेंजिंग हो जाएगा। आपको यदि कागज का जलना, जो कागज का जला दिया जाएगा तो वो क्या उसका बनेगा, राख बनेगा। राख से हम लोग क्या कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो वो भी क्या होगा आपका वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन कौन है और भौतिक परिवर्तन क्या है। और केमिस्ट्री में जो परिवर्तन होते हैं वो केवल दो ही होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजिंग और दूसरा जो होता है केमिकल चेंजिंग होता है। भौतिक परिवर्तन में एक अवस्था से जब दूसरे अवस्था में पदार्थ बदलेगा तो वो पुनः अपने अवस्था में यदि आ जाएगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। और जब रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो पदार्थ का जो होता है गुण रंग बदलता है वो पुनः अपने अवस्था में नहीं आ पाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो आपसे पूछा जाए यदि इस प्रकार क्वेश्चन तो आप बताइएगा दूध से दही बनना जो है आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजिंग है। चलिए यहाँ पे आपको है जो एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका था यहाँ पर जो है लोहे में जंग लगना, चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसे परिवर्तन है जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। मूल पदार्थ में रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पूर्व की कक्षा में यानी क्लास 9th में हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं एवं समीकरणों को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम लोग रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में जो है फुल डीपली जो है नॉलेज हमें प्राप्त होगा पढ़ने पर इस चैप्टर को, यानी पूरा हमको जानकारी होगा रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के इस चैप्टर में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो होता है आपका रासायनिक अपक्रिया क्या है। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है आपको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, 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 केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर यानी मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ
संयोग करता है, आप रिएक्शन करता है तब उन पदार्थों के अणु पर परमाणुओं में जो होते हैं, अब पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनः संगठन से भिन्न पदार्थ के जो होते हैं अणु का निर्माण होता है, यानी अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अतः इसे हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार, जो है आपका इसको हम लोग इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया क्या है, ये जो है आपका बुक का जो है डिफिनेशन दिया गया है, आपको पीडीएफ नोट्स में जो दिया गया है वो काफ़ी सटीक और सरल भाषा में लिखा गया है, जो कि आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका केमिकल रिएक्शन का जो आपका डिफिनेशन है किताब का जो है, जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, यानी जो कोई भी पदार्थ होगा अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, यानी एक जो पहले वाला पदार्थ था उससे अलग गुण का जो है एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया जो है रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जब कोई पदार्थ अकेले या कोई और पदार्थ के साथ संयोग करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, चलिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है H2 है, यह हाइड्रोजन, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका ये क्या है, H2 जो है आपका क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको जो बनाएगा वो बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसको बोल सकते हैं आप हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पे जो है आपको इस समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। इक्वेशन जो होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है उसे हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बाएं तरफ जो है आपका हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ पे केवल एक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो है बाएं तरफ जो है 2 परमाणु है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। और आपको इसी चैप्टर में जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो है हम लोगों को मेथड सिखाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, जो कि आपको बताया जाएगा और आगे। तो ये जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में अपक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको बोला जाता है। दूसरा इसका नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र में आमाशय होता है उसमें पाया जाता है। ये जो है भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अपक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, संयोग कर रहा है, तो वो आपको बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे जो था हाइड्रोजन का जो गुण था अलग है और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का जो गुण है अलग है। ये दोनों एक साथ हो गया है, ये जो अलग है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का गुण जो है अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे जो है संयोग कर लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड का जो गुण होगा अलग होगा। ये जो है भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। ये गैस है आपका हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है। अब चलिए आपका जो है यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे है आपका जो वो है जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, यानी रिएक्टेंट कहा जाता है इंग्लिश में। यानी जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं और वह नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वे जो कहलाते हैं वो आपका कहलाते हैं अभिकारक या अभिकर्मक, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं रिएक्टेंट। मान लीजिए आपका यहाँ पे सोडियम है और ये जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जो आपको बनाता है जो यौगिक वो बनाता है NaCl। इसे हम लोग कहते हैं नमक कहते हैं। इसका जो केमिस्ट्री में जो नाम होता है वो आपका होता है सोडियम क्लोराइड। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि खाने वाला जो नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो हम लोग नमक जो खाते हैं उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है आपका होता है NaCl होता है।
अब इसमें हमको पहचानना है कि इसमें अभिकारक कौन है। तो ये जो तीर के बाएं तरफ जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी जो अपक्रिया में भाग लेते हैं वे पदार्थ जो है अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में अपक्रिया करके किस नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये NaCl पदार्थ का जो है निर्माण कर रहे हैं। ये यौगिक है NaCl, जिसका नाम है नमक, जिसको आपको केमिस्ट्री में बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम मिल रहा है, क्लोरीन आपस में मिल रहा है, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो ये जो होगा सोडियम और क्लोरीन जो होगा आपका, वो जो होगा अभिकारक होगा, अभिकर्मक होगा, रिएक्टेंट होगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन में जो था आपका अभिकारक था, प्रतिफल था, दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिएक्टेंट। अब हमें जो नॉलेज की जानकारी होना चाहिए वो जो होना चाहिए प्रतिफल के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिफल के अब हम लोग प्रतिफल के बारे में जानेंगे। ये प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, यहाँ पे जो है प्रतिफल क्या होता है। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल प्रोडक्ट कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। यहाँ पे जो है हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं। मैग्नीशियम है और ये HCl के साथ अपक्रिया करेगा तो ये जो आपको बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है आपको मुक्त करेगा H2 गैस। जब भी किसी रासायनिक अपक्रिया में गैस निकलता है तो उसे दर्शाने के लिए हम जो है तीर का जो निशान होता है उसे ऊपर की ओर हम लोग देते हैं। तो ये जो है मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया किया तो ये बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, इसे हम लोगों को संतुलित करना पड़ता है। और आगे आपको पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम इधर तीर के बाएं तरफ जो है मैग्नीशियम एक है और यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन एक है, लेकिन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन दो है। तो यहाँ पे दो लाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है क्लोरीन दो है, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे दो लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दो से जो है गुना करेंगे। तो ये जो होगा Mg जो है Cl के साथ अपक्रिया करेगा तो MgCl2 बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है। यहाँ पे भी क्लोरीन दो है तो यहाँ पे भी आपका क्लोरीन जो है दो है। तो ये जो समीकरण है आपका संतुलित हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल, प्रोडक्ट या उत्पाद बोला जाता है। तो ये जो पदार्थ हुआ Mg और HCl ये आपका हो गया अभिकर्मक या अभिकारक, और यहाँ पे जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है ये जो हुआ आपका प्रतिफल हुआ। यानी तीर के जो बाएं तरफ पदार्थ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। चलिए आपका जो है अब यहाँ पे हम लोग आगे जानने का जो है दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको दिया गया है उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन H2 गैस ये क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका नाम दूसरा जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाता है, जो हमारे आमाशय में जो होता है पाया जाता है, पाचन तंत्र में आमाशय होता है वहाँ पे पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में क्या होता है सहायक होता है, ये अम्ल है। तो यहाँ पे जो हो गया यही तो कह रहा है कि ये सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया करता है। यहाँ पे जो होगा वो सूर्य के प्रकाश में जो है आपका रिएक्शन करता है, सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश जो है सनलाइट की उपस्थिति में जो है प्रेजेंट में जो है रिएक्शन करेगा। अब हम लोग इसके आगे जो है आपको वो है आपको
यहीं आपको बताया गया है कि H2 और Cl2 ये दोनों अभिकारक है। H2 और प्लस में Cl2 जो रिएक्शन किया था वो बनाया था 2HCl। इसमें जो है H2, ये H2 और Cl2, ये Cl2, ये दोनों जो है विकारक है, ये जो है दोनों रिएक्टेंट कहलाते हैं तथा इनसे बना नया पदार्थ HCl जो है प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। ये जो HCl पदार्थ बना है ये जो है आपका प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहलाता है। इसी प्रकार चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का ये CaCO3 जो ताजमहल में जो पेंट हुआ है वो जो है इसका ही उपयोग किया गया है CaCO3 का। इसका जो नाम है आपका चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है या संगमरमर। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन सा है, तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जाए आपसे, या चूना पत्थर का पूछा जाए या कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा जाए, तो आप बताइएगा CaCO3 होगा। चलिए आपका जो यहाँ पे जो है आगे जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे जो दिया है आपका यहाँ पर, इसको और इधर हम ला दे रहे हैं। यहाँ पे आगे जो दिया गया है आपका, आगे जो दिया गया है वो है आपका HCl जो है आपका प्रोडक्ट है। इसी प्रकार चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड चूना बनता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग CaCO3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, अपघटन करते हैं इसका जो है, इसको जब हम लोग ताप देंगे तो ये जो है आपको टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड चूना में और जो ये CO2 में जो है टूट जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है, इसको लिखने से मुझे कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया गया है तो ये बनाया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन कौन सा प्रतिफल का निर्माण होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको इसका जो है आपका नाम जो है चूना है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है चूना पत्थर। CaCO3 को चूना पत्थर कहिए या संगमरमर कहिए या कैल्शियम कार्बोनेट कहिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका है वो है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर है, इस सब क्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 जो था वो इसको ताप देने पर टूट रहा था, वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम का जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा था। तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्या है, प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो आपका क्या है, प्रतिफल है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे आगे जो है आपका क्या दिया गया है। आगे जो है आपका यहाँ पर, आगे जो है आपका दिया गया है, आगे आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु आपस में पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अपक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। यहाँ पे मान लीजिए CaCO3 था आपका, इसको जब हम लोग गर्म कर रहे थे तो ये जो अभिकारक का जो है ये क्या हो रहा था, मोलिक्यूलर जो फोर्स होता है, बंधन होता है, ये क्या हो रहा था, टूट रहा था। तो वह बना रहा था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, और इस टूटने के फलस्वरूप क्या बनाया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यही जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आपका जो है आपका यहाँ पर जो है अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की जो है विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं।
यानी जो रासायनिक अपक्रिया है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। रासायनिक अपक्रिया की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। रासायनिक अपक्रिया की जो पहला विशेषता है वो है गैस की उत्पत्ति, यानी जो जब रासायनिक अपक्रिया जब होता है तो उसमें जो है गैस की उत्पत्ति होती है, गैस निकलता है। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है, जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। दानेदार जास्ता की अपक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और एक प्रकनली में जो है थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। जो कि जो समीकरण है, रिएक्शन है आपका नीचे दिया गया है, वो बता रहे हैं आपको। समीकरण जो है आपका नीचे यहाँ पर रिएक्शन जो दिया गया है नहीं दिया गया, चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपका था दानेदार जास्ता यानी जिंक में की अपक्रिया जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दानेदार जो जास्ता होता है वो Zn होता है, और ये क्या कर रहा है आपका जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ जो रिएक्शन कर रहा था, तो ये बना रहा था आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो वह हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जो कि आपको अम्ल भस्म और लवण जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है जब अम्ल की अपक्रिया किसी धातु के साथ कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। वहीं आपका फिर है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जिंक यहाँ पे जो है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से जो है आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है आपका मुक्त करेगा। यहाँ पे क्या है आपका Zn जो है धातु है, और H2SO4 जो है आपका क्या है, ये अम्ल है। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है, इसे बैटरी के अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे जो है जिंक जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर रहा है, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आप याद रखिएगा, जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। चलिए नेक्स्ट जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया गया है नेक्स्ट। रासायनिक अपक्रिया का जो दूसरा विशेषता है वो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है केमिस्ट्री में जो है वो ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है। तो यहाँ पे अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का जो है दही जैसा अवक्षेप जो है प्राप्त होता है। पर आपका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl। अब आपका कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका जो सूत्र होगा AgNO3 होगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो अभी रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कह रहा है सिल्वर क्लोराइड, तो ये आपका जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे ये जो है अवक्षेप है, और जब भी कोई पदार्थ अवक्षेप बनता है तो तीर जो है नीचे के तरफ दिखाई देता है, तीर जो है नीचे के तरफ दिखाई देता है। तो इसमें जो है ये जो है अवक्षेप पदार्थ बन रहा है। रासायनिक अपक्रिया का जो दूसरा विशेषता है वो है अवक्षेप का बनना, किसी ठोस पदार्थ का बनना। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के घोल को डाला जाता है तो वो जो बनता है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl। और इसका जो रंग होता है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है, सफेद होता है। और ये जो है आपका क्या हुआ,
ये सोडियम नाइट्रेट हुआ NaNO3। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का जो विशेषता दिया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आपका जो है नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पर वो जो है आपके यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का जो रंग है नारंगी से जो है हरा हो जाता है। आपको याद रखना है जो रासायनिक क्रिया की विशेषता है उसमें पहला जो विशेषता है गैस की उत्पत्ति, यानी जो रासायनिक क्रिया जो होता है उसमें जो है गैस की उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो था आपका था वह अवक्षेप पदार्थ का बनना, यानी किसी ठोस पदार्थ का बनना। और तीसरा जो है आपका रंग परिवर्तन, जब रासायनिक क्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन होते हैं पदार्थ के। और चौथा जो है आपका विशेषता जो है आपका वह है क्या है, ताप में परिवर्तन। टेम्परेचर में जो होता है चेंजिंग भी होता है, रासायनिक अपक्रिया होता है। तो कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि कली चूना जो होगा CaO, इसी को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोला जाता है कली चूना CaO। याद रखिएगा कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना के एक ढेल पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे अपक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। अतः यह अपक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। अब यहाँ पे आ गया ऊष्माक्षेपी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ जो है जानकारी लेंगे जो कि आपको पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपका आया था क्या, ऊष्माक्षेपी आया है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी आया है। ऊष्माक्षेपी जो है आपका ऊष्माक्षेपी क्या है, इसमें जो है ऊष्मा के आधार पर जो दो अपक्रियाएं होती है, एक होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा जो होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो उसमें जो होता है आपका रासायनिक अपक्रिया होने के फलस्वरूप जो होता है आपका ऊष्मा निकलता है, यानी ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में निकलती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने के फलस्वरूप जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हम लोग कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी के मतलब आप लोग समझ चुके हैं। इसके विपरीत एक प्रणाली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अपक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनते हैं। इस अपक्रिया में अपक्रिया का मिश्रण का ताप जो होता है घट जाता है, जिसे प्रणाली को स्पर्श करने पर जो है ठंडक महसूस होती है। प्रणाली को स्पर्श करने पर क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। प्रणाली को हम लोग स्पर्श करते हैं, छूते हैं तो वो जो होता है ठंडक महसूस होती है। तो ये जो है आपका ऊष्माशोषी होगी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा निकलता हो उसे जो है हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है,
तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने में जो है ऊष्मा का शोषण होता है। जब बहुत ऐसी अपक्रियाएं होती है जिसको ऊष्मा देने पर ही वो अपक्रियाएं होगी, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का शोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। पांचवा जो आपका ये रासायनिक अपक्रिया का जो विशेषता है वो जो है आपका यहाँ पर वह जो है आपका पांचवा जो विशेषता है वो है अवस्था में परिवर्तन, यानी जो हुआ उसका अवस्था में ही रासायनिक अपक्रिया जब होता है तो अवस्था में भी चेंजिंग होती है। कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है और मोमबत्ती का मोम जलकर जो होता है वह कौन सा गैस मुक्त करता है? CO2 गैस मुक्त करता है। मोमबत्ती का जो मोम जलता है तो वो जो होता है CO2 गैस मुक्त करता है। चलिए जो है आपका नीचे जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आपका जो नीचे है वो है, इसमें जो है आपका जो नीचे जो है मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस और जल यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आपका जो है नीचे जो दिया गया है क्या है, यहाँ पर जो है नीचे है आपका यहाँ पर वह है आपका प्राकृतिक में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हर समय होती रहती है। अतः उपरोक्त किसी भी एक विशेषता से रासायनिक अपक्रिया की पहचान की जा सकती है। यानी यदि किसी पदार्थ में जो है रिएक्शन होता है तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, उसका जो है 5 विशेषता हम लोग पढ़े हैं। पहला जो पढ़े हैं गैस की उत्पत्ति, दूसरा जो पढ़े हम लोग अवक्षेप का बनना, और तीसरा जो पढ़े हम लोग गैस की गई थी आपका तीसरा जो था रंग में परिवर्तन था, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बना, ये सभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये जो है किसी भी एक आपको जो है इसका विशेषता दिखाई दे तो उसे पता हम लोग चले कि रासायनिक अपक्रियाएं जो हो रही है। चलिए आपका यहाँ पे जो है आपका वो जो है हम लोग पढ़ेंगे अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है सभी रासायनिक अपक्रियाएं रासायनिक समीकरण के रूप में जो होती है निरूपित की जाती है। जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती है वह रासायनिक समीकरण के रूप में जो है निरूपित किया जाता है या की जाती है। चलिए यहाँ पर जो है आपका दिया गया है, रासायनिक समीकरण का जो है डिफिनेशन दिया गया है बुक से, आपको PDF नोट्स में भी बताया जाएगा। ये केवल आपका बुक में जो दिया गया उसको बताया जा रहा है। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अपक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे जो है आपका है वो है यहाँ पे जो है आपका वो है यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया अभिकार को रिएक्टेंट एवं प्रतिफल प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों तत्वों या यौगिक के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, उदाहरण के लिए जो है आपका यहाँ पर दिया गया है वह उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से हम लोग निरूपित किया जाता है। इसे हम लोग निम्नलिखित जो है प्रक्रिया द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका दिया गया है आपका यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो है
हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है सूर्य की उपस्थिति में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो है इसे हम लोग संकेत और सूत्र के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ये यहाँ पे H2 दिया गया, आपका Cl2 दिया गया, यही जो हुआ आपका संकेत हुआ। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, C होता है। यहाँ पे 2 क्या है, ये जो है हाइड्रोजन गैस ये हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा जा रहा है। तो ये जो बना रहेगा आपका 2HCl बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाता है। चलिए आपका जो है वो नीचे जो दिया गया है रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण के लिखने का जो नियम है वो क्या है। तो रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का जो है पालन करना पड़ता है। कोई भी जो है कार्य होता है उसका नियम होता है, कायदा होता है कि कैसे उस काम को करना है। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण का जो लिखने का जो है नियम होता है। तो ये क्या नियम है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। चलिए जो आपका दिया गया है इसके लिखने का जो नियम है उसमें जो पहल का जो आपका है, अपक्रियाओं के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के जो परमाणु अणु जो होते हैं उनको संकेत या अणुओं के रूप में जो होता है समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है। और दूसरा जो है आपका अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तीसरा जो है आपका अपक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में जो है समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है और अपक्रिया में समीकरण के दाईं तरफ जो है प्रतिफल को लिखा जाता है, यानी उत्पाद को लिखा जाता है। और चौथा जो है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन, मध्य जो होता है बीच में जो होता है धन चिन्ह प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और पांचवा जो है आपका वो क्या है, आपका यहाँ पर पांचवा जो है आपका क्या है, वो है आपका पांचवा जो है आपका वो है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अपक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तीर चिन्ह क्या दर्शाता है कि अपक्रिया जो है वह किस दिशा में हो रही है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि यहाँ पे जो है ए जो है एक पदार्थ है या अणु है या यौगिक है, और बी क्या है, एक पदार्थ है। ये जब ए और बी आपस में अपक्रिया कर रहे हैं, अपक्रिया कर रहे थे, ये जो बना रहे हैं सी और डी का निर्माण करें। ये जो है आपका अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये जो है आपका प्रतिफल है। यानी ए और बी जब अपक्रिया कर रहे थे क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। चलिए यहाँ पे जो आपका है वो दिया गया है कि वो जो है आपका दिया गया है यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण में ए और बी अभिकारक रिएक्टेंट्स है, जबकि सी और डी जो है प्रतिफल प्रोडक्ट है। तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अपक्रिया के फल स्वरूप सी और डी बन रहे हैं। तीर चिन्ह क्या दिखाता है कि ए जो है पदार्थ और बी जो है पदार्थ, इस दोनों के अपक्रिया के फल स्वरूप कौन सा इसमें पदार्थ बना है, तो सी और डी बना है। चलिए आप यहाँ पे हम देखेंगे कि तो क्या है आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 अंक में पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे है आपका संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है आपका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये जो कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वैसा रासायनिक समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रहे हैं आपको, वो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसे समझेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अब क्रिया कर रहे हैं, तो ये बना रहा है आपका HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अब क्रिया कर रहा है तो बना रहा है HCl। तो यहाँ पे तीर के जो बाएं तरफ है अभिकारक में हाइड्रोजन के जो परमाणु है 2 है, लेकिन प्रतिफल का जो परमाणु है वहाँ पर 1 है। यहाँ पे अभिकारक में क्लोरीन का जो परमाणु है वह 2 है, लेकिन जो प्रतिफल है उसमें क्लोरीन का परमाणु 1 ही है। तो इसे हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? तो संतुलित करने का जो है पहले सबसे पहले देखा जाता है कि अभिकारक के तरफ जो है तत्व उनकी परमाणु संख्या कितना है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और यहाँ पे जो है क्लोरीन का जो परमाणु है वहाँ पे भी यहाँ पे क्या आता 2 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो आसान है, इसको यहाँ पे 2 से हम जब इसमें गुना कर देंगे तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे जो है क्लोरीन के 2 परमाणु है, यहाँ पे भी आपका 2 क्लोरीन का परमाणु हो गया। तो यह आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप ऐसे लिखिएगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, तब उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और आप एग्जाम्पल देकर बहुत ऐसे आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, उसमें से आपको कोई भी एग्जाम्पल जो है लिख देना है, आपको पूरा अंक मिलेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, उसको हम पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले समीकरण को ले। आप हाइड्रोजन H2 और Cl2 जब यहाँ पे रिएक्शन करते बना 2H3 जब क्या अभी आपको बताए हैं। चलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि संतुलित करने के लिए बाईं तरफ जो है तो परमाणु जो तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या लिखा जाता है, जो अभिकारक में जो होते हैं परमाणु उनका लिखा जाता है, और प्रतिफल में देखा जाता है। तो ये जो है किताबी मेथड है, इसको पढ़ने से जो है हमको जो है क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग जो है अब जो है किताबी मेथड को जो समीकरण को संतुलित करना है वो किताबी मेथड से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग शॉर्टकट जो ट्रिक होता है वो आपको बताएंगे। अब जो आएगा नेक्स्ट हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करने के लिए हम जरूर सिखाएंगे। चलिए यहाँ पे जो है आपका यही आपको जो है बाएं तरफ तत्वों की परमाणु की संख्या लिखा है और दाएं तरफ वही दिखाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है वही जो है जो हम आपको बताए हैं हाइड्रोजन क्लोरीन का जो है संतुलित रासायनिक समीकरण जो बताए वही तो है आपका। चलिए यहाँ पे जो है अब हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या जो होती है समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो होती है समान नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वही जो है आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बना रहा है H2O यानी जल बना रहा है। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये जो बनाता है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनाता है H2O, यानी जो पीने वाला पानी होता है उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये में जो इसमें जो है आपका यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लीन कर इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 है, लेकिन अब क्रिया जब हो जा रहा है तो वहाँ पे जो हो रहा है प्रतिफल में जो है हाइड्रोजन का परमाणु जो है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, तो ये संतुलित होगा। चलिए इसे हम लोग संतुलित कर रहे हैं। ये जो है आपका असंतुलित में दिखाया गया है तो करेक्ट है ही।
ये करेक्ट है, ये जो है असंतुलित के लिए दिखाया गया था, जो कि आपके लिए करेक्ट है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इसे संतुलित करके दिखाइए तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, संतुलित ये जो है हाइड्रोजन 2 है, दोनों बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे जो है एक दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हुआ कि यहाँ पे जो है 2 दूना जो है 4 वो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी हमको क्या लाना पड़ेगा? 4 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 को, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे भी, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? आपका संतुलित हो गया। तो हम लोग इस क्लास में जो है पढ़े हैं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं, रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़े हैं, रासायनिक जो अपक्रियाएं होती है उसकी विशेषताएं क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं। और कल के वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अपक्रियाएं है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ये जो है आपका जो है अभी शुरुआत किया गया है, इसलिए जो वीडियो जो है अभी जो है आपको टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क जो है हमारे तरफ जो है उतना अच्छा से जो है वर्क नहीं कर पाया है। इसका जो है हम लोग समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं। ये जल्द ही जो है नेटवर्क जो है आपका हम लोग जो इसका प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग ठीक कर देंगे और आप सभी ये क्लास जो है रेगुलर दिया जाएगा। और रही बात क्लास 12 की, तो क्लास 12 के लिए हम लोगों के पास जो है उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम जो है केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम से 4 महीना पहले अगस्त से जो है आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाएगा और क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। अभी जो है क्लास 12 के लिए जो है प्रत्येक सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का जो है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।